हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेंस के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं हम लोग। क्या पूछा है कि अ वर्क ऑफ 146 किलो जूल is performed in order to compress 1 kilomole of gas adiabatically, and this process the temperature of the gas increases by 7 डिग्री सेल्सियस। तो the gas is dash। ठीक है, बोला है कि वर्क डन दे दिया इतना, एडियाबैटिकली प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, 1 किलो मोल जो है उसमें कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो मेरा टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस यानी कि डेल्टा टी हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, वर्क डन अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे साइन का पहले देखना पड़ेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, तो वर्क डन में साइन कैसे देखते हैं, पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अ वर्क ऑफ 146 किलो जूल इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू, यानी कि परफॉर्म हो रहा है किसी के ऊपर वो वर्क डन किया जा रहा है। ठीक है, तो जब किसी के ऊपर वो वर्क डन किया जाता है वो नेगेटिव में होता है। ठीक है, और अगर वो खुद से वर्क डन होगा उसका तो वो पॉजिटिव में होगा, लेकिन किसी के ऊपर से अगर वर्क डन किया जाए तो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे परफॉर्म्ड है यानी किसके ऊपर किया जा रहा है ये वर्क डन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको नेगेटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा 146 किलो जूल। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो यूनिट है वो जूल में लिखेंगे, तो किलो जूल को जूल में कैसे बदलते हैं, तो किलो जूल को जूल में बदलने के लिए 10 टू द पावर 3 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा -146 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। ठीक है, जूल लिख देते हैं। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन आ गया हम लोग के पास। अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, टू कंप्रेस 1 किलो मोल ऑफ गैस, मोल का संख्या दिया गया है 1 किलो मोल। ठीक है, एन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन इससे डिनोट करते हैं, वो क्या है 1 किलो मोल। अब 1 किलो मोल को मोल में कैसे बदलेंगे, तो इसका 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1 किलो मोल को मोल में बदल लिया, किलो जूल को जूल में बदल लिया। ठीक है, और यहाँ पे साइन इसका देख लिया, परफॉर्म्ड है, इस शब्द से हम लोग माइनस साइन लगा देंगे। एंड दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम लोगों को चेंज इन टेम्परेचर भी पता है, चेंज इन टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या है, इंक्रीजेस बाय 7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्लस आ जाएगा, अगर डिक्रीजेस होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, प्लस 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, द गैस इज डैश, मतलब गैस का हम लोग को नेचर बताना है। तो गैस का नेचर कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ है नहीं। ठीक है, एक चीज दिया हुआ है एडियाबैटिकली। ठीक है, तो हम लोग को एडियाबैटिकली दिया हुआ है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसके मदद से ही हम लोग गैस का नेचर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, इसको ही एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, जहां पे गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी होता है। सीपी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से किया गया, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब यहाँ पे वर्क डन का पूछ रहा है, वर्क डन दिया हुआ था। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इन adiabatic process, work done by gas equal to nr delta t
अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखने का जरूरत है। वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस होता है NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, जहां पे N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 8.3। डेल्टा टी हम लोग के पास दिया हुआ है, डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर एंड 1 माइनस, ठीक है, गामा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास N भी पता है 1 किलो मोल नंबर ऑफ मोल्स, R एक कांस्टेंट वो भी पता है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर वो भी पता है, वर्क डन बाय गैस वो भी पता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग गामा निकाल सकते हैं। ठीक है, गामा, अगर हम लोग गामा निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो गैस कैसा है। ठीक है ना, पहले इसका गामा निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, क्या है ये, -146 10⁻³ इज इक्वल टू NR। (8.3) R का वैल्यू, T का वैल्यू 7 ना, डेल्टा T का वैल्यू 7, 1 माइनस गामा। ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, N का वैल्यू आ गया, R का वैल्यू आ गया, डेल्टा T का वैल्यू आ गया 1 माइनस गामा। तो ये 10⁻³ और ये 10⁻³ हम लोग काट देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ लेके जाते हैं, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें हम लोग, 1 माइनस गामा इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये एक तो इससे आ जाएगा 8.3 इंटू 7 अपॉन -146। ठीक है, यही आ जाएगा। तो हम लोग अब इधर आते हैं, वन माइनस गामा इक्वल टू, ये कितना होता है, 7×21 का 1 है ना, 2 58 58.1 अपॉन -146। ठीक है, इस तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस गामा इक्वल टू 58.1 बटे 1 माइनस 146। तो हम लोग किधर अब लेके जाएंगे इसको, अगर हम लोग माइनस गामा को इधर ही रहने देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -58.1 अपॉन 146, माइनस इधर लेके चले गए, यहाँ पे प्लस था वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस गामा इक्वल टू, यहाँ पे 146 ले लिया कॉमन। ठीक है, क्या आ जाएगा, -58.1 माइनस 146, यही आ जाएगा। ठीक है, माइनस गामा इक्वल टू, इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग, इसको अगर ऐड किया जाए 58 और 146 को, तो ये आ जाएगा 254, इधर से 204 माइनस 204.1। ठीक है, ये आ गया। क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस काट देते हैं, तो गामा इक्वल टू आ जाएगा 204 अपॉन 146। ठीक है, यही आ जाएगा। तो हम लोग अब इसको काटा पीटी करते हैं, ये कितने बार में कटेगा, ये कितने बार में कट सकता है, इसको काटा 102 बार में, इसको काटा 73 बार में, 3.4। ठीक है, तो ये इसको मान सकते हैं 4/3। ठीक है, 4/3 नहीं, सॉरी, ठीक है, तो ये 4/3 आ जाएगा 1.33। अब गामा हम लोग के पास आ गया 1.33। तो गामा का वैल्यू जब 1.33 होता है तो गैस क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है, ये याद रखना चाहिए हम लोग। ठीक है, गामा का वैल्यू जब 1.4 होता है तो वो डाई एटॉमिक होता है। ठीक है, और गामा का वैल्यू अगर 1.4 से ऊपर होगा कोई भी वैल्यू तो वो ट्राई एटॉमिक होगा। ठीक है, तो ये मोनो एटॉमिक आ गया, तो द गैस इज मोनो एटॉमिक।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह से वर्क डन अपॉन वर्क डन बाय गैस और एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। पूछ रहा है अ डाई एटॉमिक गैस having Cp equal to 7/2R and Cv equal to 5/2R is heated at constant pressure. The ratio of du, dq, dt यानी कि change in internal energy, change in heat and change in work done. सॉरी, ठीक है, तो इस तरह से पूछ रहा है। तो ये Cp क्या होता है हम लोग पहले लिख देते हैं। Cp होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, Cv क्या होता है मोलर स्पेसिफिक heat at constant वॉल्यूम। ठीक है, ये Cp और Cv का वो है। ठीक है, और यहां पे एक चीज लिख देते हैं, Cv जो होता है यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv जो होता है इसका वैल्यू होता है F इंटू आर अपॉन 2, जहां पे F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, किसी भी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। R क्या है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और ये 2 Cv/2। ठीक है, और Cp क्या होता है, Cp होता है हमारा FR/2 प्लस R, इसको हम लोग Cv प्लस R भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, Cp और Cv का वैल्यू होता है ये। ठीक है ना, तो ये काम आएगा इसमें। इस क्वेश्चन में बोला है Cp बराबर इतना, Cv बराबर इतना, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द रेशियो ऑफ इतना इतना इतना। ठीक है, पहले हम लोग डेल्टा U का फॉर्मूला लिखते हैं। U का फॉर्मूला होता है NFR डेल्टा T अपॉन 2। यहाँ पे N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T जो होता है वो होता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से FR/2, देखिए ये वाला आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं N FR/2 जो था Cv का फॉर्मूला था, तो इसको लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है U प्लस ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इक्वल टू आने वाली हीट या जाने वाली हीट किसके बराबर होती है इंटरनल एनर्जी U प्लस वर्क डन। ठीक है, अब वर्क डन का कई फॉर्मूला हो सकता है, कांस्टेंट प्रेशर पे अलग हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग हो सकता है। ठीक है, एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे अलग हो सकता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एट कांस्टेंट प्रेशर वो होता है NR डेल्टा T। ठीक है, वर्क डन इज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू NR डेल्टा T। ठीक है, यहां से Q निकाल लेंगे हम लोग। Q बराबर क्या था, Q बराबर था मेरा U यानी कि NCV डेल्टा T प्लस वर्क डन वाला निकला NR डेल्टा T। ठीक है, तो यहां से Q का अगर हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, Q इक्वल टू यहां से N डेल्टा T अगर कॉमन लेंगे हम लोग, N डेल्टा T कॉमन लिया, क्या बच गया CV प्लस R।
अब देखिए CV प्लस आर किसके बराबर था, CP के बराबर था, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको लिख सकते हैं NCP डेल्टा T। इसके जगह हम लोगों ने CP डाल दिया, ठीक। तो ये भी आ गया हमारा यहां से, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है रेशियो ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले लिख देते हैं सीधा, DU TQ एंड DW इक्वल टू U अभी निकाला था NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी है, मिटा देते हैं। पहले लिख देंगे, ठीक है। DU बराबर क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T। देखिए ये निकाला था NCV डेल्टा T। DQ अभी अभी निकाला हम लोगों ने NCP डेल्टा T, ठीक है। N क्या वर्क डन बचा, तो वर्क डन भी हम लोगों ने अभी निकाला था, NR डेल्टा T होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो हम लोग को अब रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, U है, सॉरी, NCV डेल्टा T रेशियो DQ NCP डेल्टा T रेशियो DW NR डेल्टा T। तो यहाँ पे देखिए जब रेशियो लेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीज में N N N कट गया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स एक ही गैस का है, ठीक। डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T कट गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही गैस का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, CV रेशियो CP रेशियो R, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सबका वैल्यू CV, अच्छा CV का वैल्यू 5/2R, रेशियो CP का वैल्यू 7/2R, रेशियो R। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर दोनों से 2 से गुना कर दिया जाए सब जगह, तो ये क्या हो जाएगा 5R रेशियो 7R रेशियो 2R, तीनों में दोनों से 2 से गुना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे R R R भी कट जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5:7:2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह से हो गया, ठीक है। यहाँ पे याद रखने का जरूरत था कि CV यानी कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो FR/2 होता है। CP जो होता है वो CV में R जोड़ देते हैं तो CP मिल जाता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिख के FR/2 को CV लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से इसको Q में अगर बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा NCP डेल्टा T हो जाएगा। वर्क डन का जो कांस्टेंट प्रेशर होता है वो फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू NR डेल्टा T, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये वाला निकाल दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, in a thermodynamic process pressure of a fixed mass of gas is changed in such a manner that the gas releases 30 joule of heat, ठीक, and 18 joule of work was done on the gas. If the initial internal energy of the gas was 60 joule, then find the final internal energy, ठीक है। तो हम लोग को तीन चीज दिया हुआ है, हम लोग को हीट दिया हुआ है कि ठीक है किसी चीज पे कितना हीट पड़ा, और वर्क डन दिया हुआ है 18 जूल, और हम लोग को दिया हुआ है कि जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी था वो 60 जूल था। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे 2 इंटरनल एनर्जी है, एक इनिशियल और एक फाइनल, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्मूला बन सकता है कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी, इन दोनों से क्या फॉर्मूला बन सकता है, इन दोनों से फॉर्मूला बन सकता है डेल्टा U, समझे ना। अगर इनिशियल इंटरनल एनर्जी को फाइनल इंटरनल एनर्जी से घटा देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा U, जिसका फॉर्मूला होता है NFR डेल्टा T/2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। फिक्स्ड मास केस इज सच मैनर द गैस रिलीजेस 30 जूल ऑफ हीट, रिलीजेस 30 जूल ऑफ हीट, ठीक है। जब भी हीट में क्या होता है, जब साइन कन्वेंशन देखते हैं तो अगर कोई भी गैस रिलीज कर रहा है हीट को, ठीक है, रिलीज कर रहा है हीट को, तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। हीट जो दिया हुआ रहता है वो नेगेटिव में आ जाता है, और एब्जॉर्ब कर रहा होता है, अगर कहीं से आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो वो प्लस में हो जाएगा, लेकिन कहीं से अगर रिलीज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 30 जूल ऑफ हीट,
तो हीट को किससे डिनोट करते थे, क्यू से। क्यू क्या दिया हुआ है 30, लेकिन यहाँ पे रिलीजेस है तो साइन मेरा आ जाएगा माइनस 30 जूल, ठीक है। एंड 18 जूल ऑफ वर्क वाज डन ऑन द गैस, ठीक है। 18 जूल ऑफ वर्क डन। अब इसका साइन कैसे देखेंगे, वर्क डन बाय गैस का साइन कैसे देखेंगे, पढ़ते हैं ध्यान से। 18 जूल ऑफ वर्क was डन ऑन द गैस, ये ऑन, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि ऊपर से हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें खुद से वर्क डन नहीं हो रहा है या फिर वो अपने इससे वर्क डन नहीं कर रहा, उस पर वर्क डन किया जा रहा है ऑन द गैस, ठीक है, ऑन द गैस। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जब ऑन द गैस बोले कि किसी भी चीज पे वर्क वाज डन ऑन द गैस, तब क्या होगा, उसका भी साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -18 जूल, ठीक है। वर्क डन बाई द गैस अगर होता, बाई द गैस होता, अगर गैस वो वर्क डन करता तब वो पॉजिटिव में होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑन द गैस है, यानी कि ऊपर से किया जा रहा है, तो ये -18 जूल आ गया हम लोग का, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वाज 60 जूल, यानी कि इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनिशियल इंटरनल एनर्जी यानी कि इसको यू इनिशियल ऐसे लिखते हैं, यू इनिशियल बराबर वाज 60 जूल, ठीक है। 60 जूल आ गया। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, फाइनल इंटरनल एनर्जी। सॉरी, ये डेल्टा क्यू है, डेल्टा यानी कि चेंज इन पूछा है ना, ठीक है। चेंज ही ना हो रहा है, हीट में चेंज, हीट में इतना चेंज हो गया और वर्क डन में इतना चेंज हो गया, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है क्या, फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक फॉर्मूले पे आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला आता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यू हीट होता है, यहाँ पे सब में डेल्टा लगा दिया बस, ठीक है ना। चेंज इन, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन, तो इस तरह से ये लगा दिया। तो हम लोग यहाँ से, हम लोग को ये पता है ये दो चीज, तो हम लोग इंटरनल एनर्जी का चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -30 बराबर डेल्टा यू प्लस, तो ये क्या है -18, ठीक है। तो हम लोग इसको -30 बराबर डेल्टा यू -18, तो डेल्टा यू को अगर इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, -30 प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा, -12 जूल, ठीक है। हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया -12 जूल। अच्छा ठीक है, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल गया हम लोग का। अब आते हैं क्या, डेल्टा यू निकल गया, यानी कि डेल्टा इंटरनल एनर्जी का जो हम लोग का इनिशियल माइनस फाइनल था या फाइनल माइनस इनिशियल था, वो आ गया हम लोग के पास -12 जूल, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है ये डेल्टा यू ठीक है, डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। इस तरह से अगर डेल्टा टी रहे तो टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू रहे तो वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन इनिशियल, इस तरह से आता था। तो अभी निकाला हम लोगों ने -12 इक्वल टू यू फाइनल हम लोग को निकालना है माइनस यू इनिशियल हम लोग को दिया हुआ था कितना, 60 जूल, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल इंटरनल एनर्जी कितना आ गया, -12, ये इधर जाएगा प्लस बन जाएगा 60, तो यू फाइनल बराबर 48 जूल, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया यू फाइनल, यानी कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी हम लोग के पास। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के और साइन कन्वेंशन देख के
डेल्टा यू निकाला और डेल्टा यू का मान कितना होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो इस तरह से हम लोग यू फाइनल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है। ठीक है, कार्नोट इंजन जो थर्मोडायनेमिक्स में इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो कार्नोट इंजन विद एफिशिएंसी 50% टेक्स हीट फ्रॉम अ सोर्स एट 600 केल्विन। ठीक है, एक सोर्स है जिससे वो 600 केल्विन हीट ले रहा है, 50% इसका एफिशिएंसी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%, कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक सेम। ठीक है, द न्यू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी डैश। तो यहाँ पे पहले सिंक और सोर्स बता देते हैं क्या होता है। तो जो एक कार्नोट इंजन होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये बस समझने के लिए। ठीक है, ये कार्नोट इंजन ऐसा कुछ होता है। ये जो होता है ये सोर्स होता है। ठीक है, और ये होता है सिंक। तो बेसिकली कार्नोट इंजन होता क्या है कि जो हीट होता है ना, उसको वो वर्क डन में बदल देता है। ठीक है, जैसे कि एक मोटर बाइक में होता है ना, मोटर बाइक में जो हम लोग पेट्रोल डीजल या फिर कुछ भी डालते हैं, तो वो क्या करता है, उस हीट को वर्क डन में बदलता है, वो मोटर गाड़ी चल पाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, हीट लेता है, हीट लेके वो उसको वर्क डन में बदलता है और काम करता है। ठीक है, तो ये सोर्स हो गया, ये वर्किंग सब्सटेंस इसको बोलते हैं, वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस कैसे होता है कार्नोट इंजन में, सोर्स जो है वहां से हीट आता है। ठीक है, सोर्स से हम लोग हीट लेंगे, इसको बोला जाता है Q1, Q1 भी बोलते हैं या फिर Q सोर्स भी बोलते हैं इसको, या फिर Q हाइयर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको Q1 अभी लिख दिया, Q हाइयर क्यों बाद में बताएंगे। ये जो Q, इसको Q1 बोलते हैं। ठीक है, अब जब सोर्स से हीट लिया तो ये वर्किंग सब्सटेंस है, अब इसमें जाके ये क्या करेगा, अपना काम करेगा, इसको वर्क डन में बदल देगा। ठीक है, वर्क डन में बदल देगा। लेकिन क्या होता है, जब वर्क डन में बदल देता है ना, तो एक नियम है कि 100% इसका नहीं हो सकता, मतलब कि कितना भी हीट देंगे उसका 100% यूज नहीं हो सकता। ठीक है, 99% हो सकता है, कितना भी हो सकता है, उसका एफिशिएंसी से मापते हैं कि कितना परसेंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो जब 99 पॉइंट कितना भी होगा तो बाद में कुछ ना कुछ वो बच जाएगा। ठीक है, हीट जो है यहाँ पे जो दिया गया था वो कुछ ना कुछ बच ही जाएगा वर्क डन करने के बाद भी। ठीक है, तो इसका 100% यूज पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वर्क डन हो गया तो मान लिया कि यहाँ पे Q2 जो हीट है वो बच गया, पहले Q1 दिया गया, उसको जितना इसको वर्क डन में बदलना था वो बदल दिया, बाद में जो बच गया तो Q2 जो हीट जो बच गया वो Q2 कहलाएगा। और ये कहाँ चला जाता है, सिंक में चला जाता है, इसको सिंक बोलते हैं नीचे वाले को। ठीक है, ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, Q2 जो होता है लोअर, इसको Q2 को Q लोअर या फिर Q सिंक भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे सोर्स का टेम्परेचर ऐसा भी होता है। ठीक है, सोर्स का टेम्परेचर को T1 से डिनोट करते हैं। ठीक, और सिंक का जो होता है इसको T2 से डिनोट करते हैं। T1 को हम लोग T सोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, या फिर T1 को हम लोग जो है वो बोल सकते हैं T हाइयर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाइयर होता है। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर हाइयर होता है, यहाँ टेम्परेचर जाता है, यहाँ पे थोड़ा जो टेम्परेचर बच जाता है वो सिंक की तरफ हीट के साथ वो टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, और T2 को क्या बोल सकते हैं, T सिंक बोल सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिंक, या फिर T2 को हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर लोअर। ठीक है, यानी कि कम तापमान वाला, ये कम तापमान वाला था इसलिए इसको टेम्परेचर 2 लोअर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग का कार्नोट इंजन होता है। ठीक है, और ये कार्नोट इंजन हो गया, इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ये होता है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस क्या, टेम्परेचर 2 टेम्परेचर 1, 1 माइनस टेम्परेचर 2 अपॉन टेम्परेचर 1, या फिर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, तो Q2 अपॉन Q1 जो होता है वो एक मैथमेटिकल रिजल्ट होता है जिसका वैल्यू T2 बाई T1 के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से ये वाला याद रखने का जरूरत है हम लोग को। ठीक है,
टेम्परेचर 2 क्या हो गया, लोअर टेम्परेचर हो गया। और ध्यान रखेंगे कि इसका एफिशिएंसी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए टेम्परेचर 2 हमेशा ऊपर रहेगा, कम टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। अगर ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये T1 तो बड़ा है T2 से, तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा और एफिशिएंसी नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि T2 ऊपर ही रहे या फिर Q2 ऊपर ही रहे, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का, ठीक है। तो इस तरह से कार्नोट इंजन का ये बेसिक चीज हम लोग पढ़े। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अ कार्नोट इंजन विद एफिशिएंसी 50% टेक्स हीट फ्रॉम अ सोर्स एट 600 केल्विन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70% कीपिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक सेम, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी डैश केल्विन। पहला सिनेरियो पे आते हैं इसका, ठीक है। पहला सिनेरियो पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है कि 50% का जो एफिशिएंसी वाला कार्नोट इंजन है वो सोर्स से यानी कि T1 से 600 केल्विन ले रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसको जो एफिशिएंसी 50% था उसको 70% बढ़ाने के लिए बोल रहा है कि सिंक का टेम्परेचर सेम रखेंगे, ठीक है। तो अब नया टेम्परेचर ऑफ सोर्स विल बी, यानी कि सिंक का टेम्परेचर सेम रखना है तो पहले हम लोग को सिंक का टेम्परेचर निकालना पड़ेगा कि सिंक का टेम्परेचर कितना है। सिंक का टेम्परेचर T2 वो कैसे निकालेंगे, पहले वाले जो सिनेरियो है उससे निकालेंगे। एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है, सिनेरियो 1 एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता था, 1 माइनस, यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है किसका, सिंक का पहले निकालना है, तो T2 अपॉन T1, यही फॉर्मूला था, देख लीजिए। एफिशिएंसी कितना है 50%, 50% को 50/100 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 यानी कि 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा 0.5 इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक, ऐसे सिंक अच्छा रहेगा, ठीक है, सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ, इसको T1 लिखते, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन T1 इक्वल टू, ये माइनस में था इसको पॉजिटिव कर दिया तो ये उलट जाएगा इधर जाके, क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। T सिंक इक्वल टू 0.5 T1 T1 यानी कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स। पहला सिनेरियो जो हम लोग देख रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ सोर्स क्या दिया हुआ है 600 केल्विन, तो यहाँ पे 600 हो जाएगा, क्या गया 300, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सिंक पहला सिनेरियो में आ गया 300 केल्विन। अब बोल रहा है कि सिनेरियो 2 में कि इसका एफिशिएंसी को 70% बढ़ाना है, 50% था लेकिन अब क्या कर रहे हैं 70% कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर ऑफ सिंक जो है वो सेम है, टेम्परेचर ऑफ सिंक जो है वो सेम है, यानी कि 300 केल्विन है तो 300 केल्विन ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग द न्यू टेम्परेचर ऑफ सोर्स विल बी, ठीक है। तो अब नया सिनेरियो पे आते हैं इसका, सिनेरियो 2। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि नया टेम्परेचर ऑफ सोर्स, लेट न्यू टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इक्वल टू T डैश मान लिया इसको, ठीक है, T डैश मान लिया। अब एफिशिएंसी क्या है 70%, फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। अब क्या है 70%, 70% को 70/100 भी लिख सकते हैं और 7/10 भी लिख सकते हैं और 0.7 भी लिख सकते हैं, ठीक। 0.7 इक्वल टू 1 माइनस, अब बोला कि टेम्परेचर ऑफ सिंक सेम है, यानी कि जो निकला था यहाँ पे इसको 300 पुट कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सोर्स, न्यू टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना माना, T डैश माना, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 300 अपॉन T डैश इक्वल टू दिया जाएगा 0.3, तो 0.3 T डैश बराबर 300 लिख सकते हैं। T डैश कितना आ जाएगा 300 अपॉन 0.3, इधर गया ये वाला, इससे कट गया 1000 बार में, तो T डैश यानी कि जो टेम्परेचर ऑफ द न्यू सोर्स, मतलब किस सोर्स का न्यू टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा 1000 केल्विन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। और एफिशिएंसी यहाँ पे 2 सिनेरियो दिया हुआ था एफिशिएंसी का,
यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सिंक निकाला, टेम्परेचर ऑफ सिंक सेम था न्यू सिनेरियो 2 में, तो यहाँ पे इसको नया टेम्परेचर ऑफ सोर्स टी डैश मान के, ठीक है, इस तरह से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये वाला क्या है, मोनो एटॉमिक गैस एट प्रेशर P, ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है P है एंड वॉल्यूम V, वॉल्यूम दिया हुआ है V, इज सडनली कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अचानक से क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है इसका 1/8 हो जाता है, ठीक है, लिखा है 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम जितना था पहले, अचानक से क्या होता है, इसको कंप्रेस कर देते हैं और क्या हो जाता है, ये 1/8 गुना हो जाता है जो पहले वाला वॉल्यूम था। तो द फाइनल प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी विल बी, यहाँ पे देखिए एक शब्द आया सडनली, सडनली कंप्रेस्ड, ठीक है। तो सडनली कंप्रेस्ड, एक बात याद रखने का जरूरत है कि जब भी किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सडनली शब्द आ जाए या फिर अचानक से, मतलब कुछ भी जब सडनली हो जाए या फिर क्विक हो जाए, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, पहले लिख देते हैं यहाँ पे, सडनली या क्विक, ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। जब भी किसी कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बोला जाए कि सडनली कुछ हो रहा है, उसका वॉल्यूम घट जा रहा है या फिर प्रेशर इतना गुना हो जा रहा है, तो वो कितना होता है, क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, ये याद रखने का जरूरत था। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। इन एडियाबैटिक प्रोसेस ठीक है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जहां पे प्रेशर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, और गामा क्या होता है, एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक, जिसका वैल्यू क्या होता है, Cp अपॉन Cv, ठीक है। Cp क्या होता था, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv क्या होता था, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो जब ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, ठीक है, हम लोग को पता चल गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हम लोग को फाइनल प्रेशर निकालना है। यहाँ पे दो प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, प्रेशर P एंड फाइनल प्रेशर, और वॉल्यूम, दो वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम V एंड जो बाद में इसका दूसरा वाला वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो लेट जो इनिशियल प्रेशर, सॉरी, यहाँ पे क्या है, इनिशियल दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है P, और इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हुआ है क्या, V। लेट फाइनल प्रेशर बराबर P डैश मान लिया, ठीक है, इसको P डैश मान लेते हैं फाइनल प्रेशर को, और फाइनल जो वॉल्यूम है इसको हम लोग V डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे V डैश का मान हम लोग को पता है कि जो पहला वाला इनिशियल वॉल्यूम था ना, उसका 1/8 हो गया, ठीक है, 1/8 हो गया उसका, तो यहाँ पे V डैश का मान क्या हो जाएगा, V/8, ठीक है। तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज करेंगे इस पे, क्या होता है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम लोग PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, तो पहला सिनेरियो जो था इनिशियल, उसका लिखते हैं PV की पावर गामा इक्वल टू, इसका जो है वो हो जाएगा P डैश
v डैश की पावर गामा, देख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहला वाला जो था इनिशियल प्रेशर p एंड इनिशियल वॉल्यूम v, pv की पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर p डैश एंड फाइनल वॉल्यूम v डैश की पावर गामा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएंगे हम लोग इस पे। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, pv की पावर गामा इक्वल टू p डैश, v डैश का मान हम लोग के पास कितना था, v/8 था। ठीक है, v/8 की पावर गामा। ठीक है, तो ये v और ये v चला गया, या फिर ये v की पावर गामा, ये v की पावर गामा चला गया हम लोग के पास। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा p डैश इंटू, यहाँ पे क्या बचा 1/8। अब v की पावर गामा कटा था ना कि 1/8 का। ठीक है, तो इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया p इक्वल टू p डैश इंटू 1/8 की पावर गामा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है चीज, गामा का मान कैसे निकालेंगे, मोनो एटॉमिक गैस। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस, जो हम लोग के पास गामा का मान होता है वो कितना होता है, गामा CP/CV निकाल सकते हैं वहां से, अगर CV + R ठीक है 5/3 होता है। ये कैसे निकाल सकते हैं मोनो एटॉमिक का, तो गामा का एक फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं, गामा इक्वल टू होता है 1 + 2/f। ठीक है, 1 + 2/f, तो इससे हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका गामा का f का वैल्यू पुट करेंगे। मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है f, मोनो एटॉमिक गैस के लिए f यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। तो 1 + 2/3 अगर करेंगे तो हम लोग के पास 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गामा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए इधर से। तो ये क्या गया, p डैश निकालना था हम लोग को, p डैश बराबर गामा इंटू p डैश बराबर p जो था इधर रह गया, p डैश इसको इधर लेके जाएंगे, अगर 1/8 की पावर गामा को अगर इधर लेके जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, p इंटू 8 की पावर गामा हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हट जाएगा, दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो p डैश बराबर p इंटू, अब 8 की पावर कितना, गामा का मान था 5/3, 5/3 है, इसको कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो 8 को लिख दिया 2 का क्यूब और बाहर से गुना हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो p डैश बराबर p इंटू 2 की पावर 5, तो ये हमारा आ गया क्या, p डैश बराबर 2 की पावर 5 कितना होता है, 16 इंटू 2 32। p जो हमारा फाइनल प्रेशर आ गया वो क्या आ गया, इनिशियल जो प्रेशर था उसका 32 गुना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल जो इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है उसका मान तो दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग p डैश का मान निकाल लिया क्या, 32p। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ए कर दिया 32p, b 16p, d 8p, इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया, इस तरह से हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था कि सडनली या क्विक प्रोसेस जो होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और गामा का वैल्यू क्या होता है, CP/CV होता है। ठीक है, इस तरह से इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ था, फाइनल प्रेशर मान लिया p डैश, फाइनल वॉल्यूम मान लिया v डैश, v डैश का मान क्या था 1/8 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो v/8 आ गया। मोनो एटॉमिक गैस के लिए कैसे निकालते हैं, गामा कैसे निकालेंगे, गामा का फॉर्मूला है 1 + 2/f, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक का 3 होता है, तो 1 + 2/3 से हम लोग 5/3 गामा का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, तो इस तरह से ये पुट करके आ गया, गामा का वैल्यू पुट किया और इस तरह से सिंप्लीफाई करके हम लोग आंसर तक पहुंच गए। ठीक है,